सभी को नमस्कार। मैं एस यादव किलोल आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं और उसको पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। आज का जो टॉपिक है राइट टू एजुकेशन, जो एक्ट बना हुआ है 2009, उससे पहले की 100 साल का इतिहास मैं आज आपको बताना चाहूँगा। और देखिए कि उस 100 साल के इतिहास के अंदर क्या क्या घटनाक्रम घटे जिसके कारण भारत में आवश्यकता पड़ी शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने की। तो ये देखिए, आप जो एक्ट की बात कर रहे हैं 2009 कोई एक दिन का परिणाम नहीं है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। और उस लंबे इतिहास से देखिए मैं आपको क्रमबद्ध रूप से चरण से होते हुए लेके आऊँगा और तब जाकर हम आरटी एक्ट 2009 पर आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे इसका इतिहास, यानी इसकी संकल्पना अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा क्या है और कहाँ से प्रारंभ हुई। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है, पिछली जो पूर्व परीक्षाओं को यदि हम देखें, स्कूल व्याख्याता हो, चाहे हेडमास्टर शिक्षक भर्ती हो या अन्य किसी और प्रकार की जैसे रीट वगैरह जैसे अपनी भर्तियाँ हो, सब में आरटी से संबंधित कुछ ना कुछ अक्सर पूछा जाता है और हमेशा स्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना और समझने के साथ साथ लिखने की कोशिश भी करना। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस चीज़ को, शॉर्ट और स्वीट के अंदर देखेंगे इस चीज़ को। तो तैयार हो जाइए अपने टॉपिक के लिए, जिसका नाम क्या है, राइट टू एक्ट। आपको देखिए मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि स्वतंत्रता से पूर्व यदि हम देखें किसका उपनिवेश थे, ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत। तो देखिए ब्रिटेन का जब उपनिवेश भारत था तो उस समय की यदि हम बात करें तो देखिए हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में 1870 के अंदर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। तो देखिए भारतीयों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा और भारतीयों ने भी एक मांग उठाई कि जब ब्रिटेन में ब्रिटेन वासियों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई तो भारतीयों के लिए शिक्षा अनिवार्य क्यों नहीं की गई। तो इसकी जब सबसे पहले पुरजोर तरीके से जो मांग उठी थी 1882 में, और 1882 के अंदर दोस्तों एक आयोग आया था जिसका नाम था भारतीय शिक्षा आयोग, और उस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे हंटर साहब। इसीलिए इस आयोग को कहा जाता है हंटर आयोग भी कहा जाता है, और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें 1870 की बात करते हैं। देखिए 1870 में ब्रिटेन शिक्षा को क्या कर दिया गया था, अनिवार्य, शिक्षा को अनिवार्य। ठीक है भाई, पूछा जा सकता है सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य किसने किया, ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन का उपनिवेश कौन था, भारत। तो अब हम बात करते हैं हमारे देश के अंदर। तो देखिए हमारे देश में यदि हम बात करते हैं तो देखिए शुरुआत 1882 से मैं देखिए कर रहा हूं। 1882 में एक आयोग आया था, उसका नाम था भारतीय शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग। दूसरा देखिए इस आयोग का नाम है हंटर आयोग। क्या कहते हैं हम इसको, हंटर आयोग भी कहते हैं। कब आया था ये आयोग, 1882 में। दूसरी एक चीज देखिए, इस आयोग के सामने भारतीयों द्वारा पहली बार जन शिक्षा नाम दिया गया, जन शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की मांग उठी, या हम कह दें इस आयोग के सामने पहली बार भारतीयों ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की मांग के रूप में रखा। और देखिए यहीं से देखिए मांग शुरुआत हो जाती है कि हमारे बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा क्या होनी चाहिए, अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। जैसा कि मैंने हेडिंग में भी लिख रखा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्यों, क्योंकि सीधा सा प्रभाव देखिए हमारे ऊपर कहां से पड़ता था, ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश। उसके बाद देखिए दोस्तों यदि हम देखते हैं 1893 के अंदर भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जाती है। और कहां पर की जाती है, सबसे पहले यदि हम देखते हैं बड़ौदा के महाराजा द्वारा, बड़ौदा के महाराजा। और बड़ौदा के जो महाराजा थे सियाजी राव गायकवाड़,
सियाजी राव गायकवाड़ साहब थे उस समय, गायकवाड़। तो देखिए इनके द्वारा शिक्षा को क्या किया गया था, अनिवार्य और निःशुल्क किया गया। और कहां के लिए, उनका एक तालुका था जिसका नाम था अमरेली। कहां पर, बड़ौदा में। बड़ौदा के पास एक क्षेत्र है जिसका नाम है अमरेली तालुका। और वहां के बच्चों के लिए देखिए बड़ौदा के महाराजा द्वारा शिक्षा को क्या कर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा पहली बार अनिवार्य और निःशुल्क हो जाती है। याद रखना साथियों कि कहां से शुरू होती है, अमरेली से, ठीक है। और यहां पर केवल ये जो शिक्षा थी गर्ल्स के लिए नहीं थी, ओनली फॉर बॉयज। यदि हम बात करें तो किसके लिए ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गई थी, प्राथमिक कक्षाओं के देखिए जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए निःशुल्क कर दी गई थी। तो इस तरह से देखिए 1882 में हम बात कर रहे हैं, आयोग के सामने बात रखी यानी मांग रखी, और इसका परिणाम क्या निकलता है, 1893 के अंदर शिक्षा को क्या कर दिया जाता है, अनिवार्य कर दिया जाता, थोड़े से छोटे से क्षेत्र के अंदर जिसका नाम क्या था, अमरेली। लेकिन बड़ौदा के महाराज ने देखिए और इस क्षेत्र के अंदर कदम बढ़ाया 1906 के अंदर। तो सारा जो भी उसका साम्राज्य था, जहां तक देखिए उनका बड़ौदा साम्राज्य फैला हुआ था, पूरे साम्राज्य के सभी लड़कों के लिए शिक्षा को क्या कर दिया, उन्होंने अनिवार्य कर दिया और साथ में शिक्षा को क्या कर दिया, निःशुल्क कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए 1910 शिक्षा के अधिकार की दृष्टि से यदि देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण साल था ये 1910 की। यदि मैं बात करूं, कहानी की शुरुआत होती है देखिए 18 मार्च 1910। उस समय जो हमारी विधान परिषद थी भारत के अंदर, याद रखना जो ब्रिटिश विधान परिषद थी हमारे देश में, ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद, विधान परिषद कहां पर, दिल्ली में। यहां पर देखिए एक देशभक्त जिसे हम कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा का एक बिल पेश किया गया। किस तारीख को, इस विधान परिषद में 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा एक बिल पेश किया गया और उस बिल को कहा जाता है गोखले बिल भी कहा जाता है, गोखले बिल। तो देखिए ये जो बिल पेश किया गया था 18 मार्च 1910 को, किसके लिए, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए। प्राथमिक शिक्षा क्या हो, अनिवार्य हो। प्राथमिक शिक्षा को क्या करने के लिए, अनिवार्य करने के लिए। याद रखना इस चीज को। पहली बार बिल देखिए जो लेके आए थे वो कौन लाए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसीलिए गोखले साहब को कहा जाता है आरटी के जन्मदाता, फादर यानी राइट टू एजुकेशन के। तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं शिक्षा के अधिकार के पिता, शिक्षा के अधिकार के पिता, अधिकार के जनक, फादर या पिता किसे कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत के अंदर शिक्षा के देखिए यदि हम बात करें अधिकार के पिता या जनक किसको कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में बिल लेके आए थे गोखले साहब प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए। परिणाम क्या निकला, परिणाम निकला उसे खारिज कर दिया अंग्रेजों ने। कहा कि अभी भारत की ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इस बिल को हम लागू कर सकें, एक्ट बना सकें, इसको पारित कर सकें, इसलिए क्या हो गया, खारिज हो गया। उसके बाद देखिए 1917 में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। विट्ठल भाई पटेल द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रांतों में लागू करने के लिए एक बिल पेश किया जाता है। और देखिए सबसे पहले जो ये बिल जो लेके आए थे गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद दूसरा बिल आता है। किसके लिए आया था ये बिल, लेके कौन आए थे, विट्ठल भाई पटेल।
याद रखना कौन लेके आए थे? विट्ठल भाई पटेल, मुंबई प्रांत के लिए। मुंबई प्रांत, कौन सी जगह के लिए? मुंबई। पहले नाम था इसका बंबई नाम था। तो बंबई के अंदर देखिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का क्या लेके आए? बिल, और अंग्रेजों द्वारा इसे पास कर दिया जाता है। दोस्तों याद रखना, प्रांतों में शिक्षा को क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। कौन सी शिक्षा को? प्राथमिक शिक्षा को। कब अनिवार्य किया गया? पहली बार बिल पास हो गया। ये देखिए, अब इसी बिल को हम शॉर्ट में कहते हैं पटेल बिल भी कहा जाता है इसको। और अब ये किस में बदल गया? ये बिल पास हो गया तो कानून में, इसीलिए इसको कहा जाता है पटेल एक्ट। तो देखिए, एक्ट की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां शिक्षा कहां पर लागू हो गई थी? प्रांतों में। कौन से प्रांत में लागू हुई? मुंबई प्रांत के अंदर देखिए शिक्षा को क्या कर दिया गया दोस्तों? अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि यहां क्या पारित हो गया? एक्ट पारित हो गया। इस तरह से आप याद रखना इस चीज को। 1917 में पहली बार शिक्षा को अनिवार्य करने का एक्ट पारित होता है, और इस बिल का नाम क्या है? पटेल बिल भी कहा जाता है, या इस बिल का नाम देखें मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इस बिल को। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा देखिए एक वर्ष और आता है 1937। 1937 के अंदर यदि हम बात करते हैं तो देखिए वर्धा नदी, महाराष्ट्र, वर्धा नदी के किनारे देखिए एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। उस सम्मेलन के अध्यक्ष थे गांधी जी, और गांधी जी द्वारा देखिए इसके अंदर वर्धा सम्मेलन, और गांधी जी द्वारा इस सम्मेलन में एक शिक्षा पेश की गई जिसका नाम है बुनियादी, और इसी को कहा जाता बेसिक एजुकेशन अंग्रेजी में, और इसी को हम कह देते मूल शिक्षा भी कहते हैं। बुनियादी या मूल शिक्षा दी गई गांधी जी द्वारा। देखिए कब दी गई? 1937 में, और उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था बुनियादी शिक्षा के लिए। उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को, और हुसैन साहब ने इस बुनियादी शिक्षा को एक और नया नाम दिया, अर्थात उन्होंने कहा नई तालीम। क्या नाम दिया उसको? नई तालीम कहा था। देखिए किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने। जाकिर हुसैन साहब ने इसे किस नाम मतलब क्या नाम दिया इसे? नई तालीम। नई तालीम। और इस शिक्षा की यदि हम बात करें, नई तालीम की बात करें, इसमें अनिवार्य करने की बात कही थी। 7 वर्ष की शिक्षा क्या हो? अनिवार्य हो सभी बच्चों के लिए। बुनियादी शिक्षा में जो पहला बिंदु है, यह शिक्षा 7 वर्ष तक की होगी और सभी बच्चों को पढ़ना अनिवार्य होगा। दूसरी बात कही, यह शिक्षा किस में होगी? मातृभाषा में होगी। किस में होगी? मातृभाषा। और तीसरी बात देखिए इसमें जो कही गई है, हस्तशिल्प आधारित। आप सोच रहे होंगे सर लिखवा नहीं रही। देखिए मेन चीजें बोर्ड पे डिस्प्ले की जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। जैसे आरटी के जन्मदाता किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। पहली बार एक्ट बना विट्ठल भाई पटेल द्वारा पारित पटेल एक्ट 1917 में। उसके बाद 1937 में बुनियादी शिक्षा दी गई गांधी जी के द्वारा। कितने साल की? 7 वर्ष की शिक्षा की बात की थी गांधी जी ने कि देश में अनिवार्य शिक्षा की जाए, और अनिवार्य शिक्षा कितने साल की होनी चाहिए? 7 वर्ष। ये नहीं कि 7 वर्ष का बच्चा पढ़ने बैठेगा। 7 वर्ष की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये बात किसने कही थी? गांधी जी ने। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद ये बात करते हैं कि हमारी शिक्षा कैसे रही। और स्वतंत्रता के बाद देखिए हमारा संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950। उसके आर्टिकल 45 यानी 45, अनुच्छेद 45 में देखिए एक ये कहें कि शिक्षा का एक अनुबंध जोड़ा गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय शिक्षा क्या थी? राज्य सूची का विषय थी। कौन सी सूची का था? राज्य सूची का विषय था। कौन? शिक्षा।
शिक्षा को किस में रखा गया? राज्य सूची में। याद रखना इस चीज। इसलिए इसकी जिम्मेदारी, शिक्षा को लागू करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? राज्यों को दी गई। और वो अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45। और देखिए अनुच्छेद 45 क्या है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। अनुच्छेद 45 में लिखा है, राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में सभी बच्चों के लिए, जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। सीधा सा राज्य सूची का विषय होने के कारण शिक्षा की जिम्मेदारी किसको दे दी? राज्य को। और शिक्षा कैसी होगी? निःशुल्क होगी। और कैसी होगी? अनिवार्य होगी। दूसरी एक चीज और याद रखना दोस्तों, कितने साल तक? मात्र और 10 वर्ष में राज्य को लागू करना था। जब राज्यों से पूछा गया भाई आप लागू करो और इसकी कार्य योजना बनाओ, राज्यों का एक ही रोना था कि हमारे पास वित्तीय संसाधनों का अभाव है, हम कैसे करें शिक्षा को अनिवार्य। अब बार बार ये बात उठने लगी कि कैसे करें हम अनिवार्य, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन है ही नहीं। तो दोस्तों याद रखना, इसी के कारण 42वां जब संविधान संशोधन हुआ तो इस राज्य सूची से इसे हटा दिया गया शिक्षा को, और किस में रख दिया गया? शिक्षा को यहां से हटाकर कौन सा संविधान संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और शिक्षा को किस में रख दिया गया? राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची का मतलब है केंद्र और राज्य दोनों देखिए शिक्षा के ऊपर नियम बनाएंगे। दोनों शिक्षा के ऊपर कोई भी कार्य होंगे तो दोनों की सहमति से कुछ केंद्र सरकार सहायता करेगा और कुछ राज्य सरकार सहायता करेगा। इसलिए एक वित्तीय अनुपात डेवलप हो जाता है केंद्र और राज्य के बीच में। कोई भी योजना आती है, प्रोजेक्ट आते हैं, कुछ हिस्सा केंद्र का होता है और कुछ हिस्सा किसका होता है? राज्य का होता है। इसलिए देखिए आज यदि हम बात करें, ये अनुच्छेद हटा दिया गया है। 86वां जब संविधान संशोधन आया, संविधान संशोधन कौन सा? 86वां। इस संविधान संशोधन में दोस्तों इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। देखिए किसको हटा दिया गया? इस अनुच्छेद को हटा दिया गया। अनुच्छेद जो 45 में ये लिखा था, राज्य 10 वर्ष तक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कितने उम्र तक? 14 वर्ष की आयु तक। अब इसको रिमूव करके इसकी जगह दूसरा अनुच्छेद देखिए प्रतिस्थापित कर दिया। वो मैं आपको बताऊंगा जब 86वां संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा आगे, तब हम इसको डिटेल से और बात करेंगे। अब कहानी की शुरुआत होती है देखिए 1990 का जो देखिए वर्ष था हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए ही क्या पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यूएनओ द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा 1990 में, जिसका सम्मेलन आयोजित होता है थाईलैंड के अंदर। और उसमें कार्य योजना बनी कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो भी अनिवार्य और निःशुल्क पूरे विश्व में। अगर आप पूरी दुनिया का सामाजिक विकास करना चाहते हैं तो सामाजिक विकास के आधार की जो कुंजी मानी गई है वो क्या है दोस्तों? शिक्षा। तो देखिए कार्यक्रम आया था जिसका नाम क्या था? सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। और ये कार्यक्रम का सम्मेलन कहां पर आयोजित होता है? थाईलैंड में। और थाईलैंड की यदि हम बात करें, एशिया का एक देश, कब आयोजित होता है? 1990 में। और जब थाईलैंड में यह सम्मेलन आयोजित हुआ, इसमें यह मांग उठी शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए, अर्थात प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए और प्रत्येक देश द्वारा इसको अधिकार घोषित भी किया जाना चाहिए। ये मांग उठी किसके अंदर? इस सम्मेलन। और आपको देखिए थोड़ी जानकारी बता, इसके 10 साल बाद 2000 अफ्रीका का एक देश है सेनेगल, और उसकी राजधानी है डकार, वहां पर भी यह सम्मेलन आयोजित हुआ। और वहां पर देखिए प्रमुख रूप से जोर दिया गया एजुकेशन फॉर ऑल, और सभी के लिए शिक्षा एक तरह से मिले और उसकी रणनीति बननी चाहिए। और भारत ने उसी की तर्ज पर एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, सर्व शिक्षा अभियान। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम पहुंचते हैं 1992 में। याद रखना 1992 के अंदर यूएनओ द्वारा एक चार्टर पेश किया गया।
यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा देखिए बच्चों के शिक्षा के अधिकार से संबंधित बाल अधिकार चार्टर, बाल अधिकार चार्टर ये देखिए दिया गया किसके द्वारा, यूएनओ द्वारा। इस चार्टर के अंदर देखिए जो बात कही थी वो कही थी 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, आयु के बालकों के लिए शिक्षा को क्या करना है, अनिवार्य। और सभी देशों को कहा गया कि आप इस पर क्या करें, साइन करें। और जो इस चार्टर पर साइन करेगा उस देश को अपने देश में 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क करनी पड़ेगी। क्या भारत ने हस्ताक्षर किए इस पे? किए भारत ने हस्ताक्षर। और भारत ने हस्ताक्षर किए थे 135वें स्थान पर, भारत द्वारा हस्ताक्षर, भारत द्वारा हस्ताक्षर। किस पर हस्ताक्षर किए? बाल अधिकार चार्टर। इस चार्टर पर देखिए भारत ने साइन किए। कब साइन किए? 1992। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय जानकारी थी, लेकिन 1993 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है और वहीं से वास्तविक रूप से किसका जन्म हो जाता है, शिक्षा के अधिकार के जन्म की कहानी को एक नया मोड़, गोपाल कृष्ण गोखले के बाद देखिए एक नया मोड़ आता है ये 1993। 1993 में देखिए ये घटना घटती है आंध्र प्रदेश बनाम उन्नी कृष्णन, क्योंकि वहां पर एक जस्टिस महोदय थे जिनका नाम क्या था, जस्टिस उन्नी कृष्णन। उनका एक केस देखिए, और वो किसके खिलाफ था, आंध्र प्रदेश सरकार। तो 1893 में केस आता है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार। और इस केस के अंदर देखिए उन्नी कृष्णन महोदय ने अनुच्छेद 45 के बारे में एक बात कही और राज्यों से पूछा कि जब आप अनुच्छेद 45 को लागू कर नहीं सकते तो देखिए इस अनुच्छेद 45 का क्या महत्व है। दूसरी इन्होंने एक बात कही कि देखिए जब व्यक्ति को जीने मरने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति को जीने मरने का अधिकार है तो पढ़ने लिखने का अधिकार क्यों नहीं। उन्होंने परिभाषित किया अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 21 के अंदर ये समाहित है पढ़ने लिखने का अधिकार। और उसी दिन से देखिए इसकी मांग उठने लग जाती है, क्यों न शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार में बदल दिया जाए। और ये बात किसने कही, उन्नी कृष्णन महोदय ने। देखिए इन्होंने कहा क्यों न इसे शिक्षा का अधिकार बना दिया जाए, शिक्षा का अधिकार। तो अधिकार की जो बात कहने वाले उन्नी कृष्णन महोदय, इसीलिए उन्नी कृष्णन महोदय को क्या कहा जाता, वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से आरटीई के जनक, के जनक। गोपाल कृष्ण गोखले साहब तो पहली बार बिल लेके आए थे जब बने फादर, और उसके बाद जस्टिस उन्नी कृष्णन महोदय द्वारा ये मांग उठाई गई, क्यों ने देखिए अनुच्छेद 21 के अंदर शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया जाए, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें यह अधिकार शामिल है। तो उनके द्वारा ये मांग उठाई गई और ये फैसला दिया गया। तो उसी समय से देखिए वास्तविक रूप से हम इनको क्या मानने लगे, शिक्षा के अधिकार का जनक। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, देखिए इनका परिणाम निकलता है एनडीए की सरकार यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, और उनके द्वारा एक संविधान संशोधन लाया जाता है दिसंबर 2002 के अंदर। क्या लाया जाता है, संविधान संशोधन, और वो संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। याद रखना कब आया था ये, दिसंबर 2000 के अंतर्गत देखिए ये संविधान संशोधन आया। कब आया, दिसंबर 2002 में। और इस संविधान संशोधन में
एक नहीं, दो नहीं, 3 संशोधन किए गए और वो 3 संशोधन हमारी परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए 86वां संविधान, नोट कर लेना इसको भी, संशोधन कब था ये, दिसंबर 2002 ये संविधान और इसमें जो संशोधन किए गए, एक नहीं, दो नहीं, कितने किए गए दोस्तों, 3 संविधान संशोधन। एक संविधान जो संशोधन किया गया था वो देखिए किसके अंदर किया गया, मूल अधिकारों में, मूल अधिकार। एक संशोधन किया गया देखिए नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्व। दूसरा देखिए न, तीसरा जो संविधान संशोधन किया गया था, मूल कर्तव्य। कितने संशोधन किए गए, 3। अब देखिए अधिकार की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण दैहिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार है इसका नाम, और इसमें जो संशोधन किया गया, संशोधन करके अनुच्छेद 21 में एक और अधिकार जोड़ दिया गया, इसलिए हम उसे कहते 21 क। और जो जोड़ा गया वो क्या था, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ये जोड़ दिया गया। किसको होगा, 6 से 14 वर्ष के बालक को, बालक को देखिए। उसके बाद देखिए नीति निर्देशक तत्व की यदि हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करते हैं, अनुच्छेद 45 पहले से ही चला आ रहा था, इसको हटा दिया गया। 10 वर्ष में राज्य द्वारा 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा करेगा, इसको हटा दिया गया। और यहाँ से हटा कर देखिए इसको किस में बदल दिया गया, शिक्षा के अधिकार में। तो यहाँ जो अनुच्छेद 45 में देखिए जो बात कही, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अब किसको दे दी, राज्य को, कि आप अब देखिए जो व्यवस्था करेंगे 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे की, देखिए उसका स्वास्थ्य, उसका पोषण और उसके अलावा उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी किसको दे दी गई, राज्य की। 6 से 14 वर्ष की जिम्मेदारी राज्य को मुक्त कर दिया, क्योंकि उसको किस में बदल दिया, अधिकार में। अब जो राज्य को जिम्मेदारी दी गई है उस बच्चे की देखभाल, उसका पोषण, उसकी शिक्षा और उसका स्वास्थ्य, और जिसका परिणाम दोस्तों पता है क्या निकला, जगह जगह राज्यों द्वारा क्या खोल दी गई, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी खोल दी गई। उसके बाद तीसरा जो देखिए परिवर्तन हुआ वो होता है अनुच्छेद 51 क। 51 के अंदर क्या जोड़े गए हैं, मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। और मूल कर्तव्य जो थे संविधान में 10, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, और इसीलिए उसको हम लिखते हैं 11 भी लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, 11। और 11वें नंबर पर जो है वो क्या है, माता पिता का कर्तव्य। देखिए अधिकार दिए हैं तो कर्तव्य भी आते हैं, माता पिता का कर्तव्य। क्या कर्तव्य निर्धारित किया गया माता पिता का, अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में भेजें और उसका पहले नाम लिखवाएं और प्रतिदिन उसे विद्यालय में भेजें। ये किसका दायित्व है, प्रत्येक माता पिता का दायित्व है दोस्तों, याद रखना। तो कितने चेंजेज हो गए, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, तीनों चीजें देखिए इसमें दी गई हैं आपके सामने 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अब देखिए एक बात आती है कि संविधान संशोधन हो गया, फिर उसके बाद देखिए प्रोसेस जारी हो जाती है किसकी, कानून की। कानून कौन सा, शिक्षा का अधिकार। अभी तक तो देखिए कानून की बात ही नहीं हुई, केवल मांग उठती रही समय समय के अनुसार, और हम बात करें कानून का ताना बाना बनना शुरू हो जाता है इसके बाद।
क्यों? क्योंकि जब मूल कर्तव्य हो गया, मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। और कानून की शुरुआत देखिए जो होती है सबसे पहले एक बिल से होती है। कानून का नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अब मैं इस कानून की आपको क्या पढ़ाऊंगा, यहाँ पर डिटेल बताऊंगा कानून कैसे बना और किस तरह। लेकिन उससे पहले मैं इन शब्दों के अर्थ बता दूं। निःशुल्क, निःशुल्क को ध्यान में रखना, 1 रुपए भी खर्च नहीं होने चाहिए बच्चे को। अपनी भाषा में क्या कहते हैं? मुफ्त शिक्षा। मुफ्त का मतलब है बच्चे के न आने जाने में 1 रुपये होना चाहिए, न उसकी ड्रेस का 1 रुपये होना चाहिए, न कॉपी पेन जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी पे 1 रुपये भी खर्च नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे परिभाषित किया गया है। निःशुल्क का मतलब बच्चे का 1 रुपये भी खर्च नहीं हो। अनिवार्य, सबको देखिए ये शिक्षा प्राप्त करना है और सभी के लिए क्या किया गया, इसको अनिवार्य किया गया है। तो देखिए इस कहानी की जो शुरुआत होती है सबसे पहले एक बिल से होती है। एक बिल देखिए भारतीय संसद में पेश किया जाता है। किसमें? भारतीय संसद में। बिल का नाम क्या था याद रखना, पहले निःशुल्क शब्द है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल। और यह बिल कहां पेश किया गया था? भारतीय संसद में। अब संसद को यदि हम देखें तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। याद रखना इस चीज को। कितने अंग होते हैं? 3। एक का नाम तो है राज्यसभा और दूसरे सदन का नाम है लोकसभा और तीसरे का नाम है राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति महोदय के साइन के कोई भी बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। अधिनियम के लिए देखिए जरूरी होता है उस बिल पर राष्ट्रपति महोदय के साइन हो जाएं। तो देखिए भारतीय संसद में ये बिल जो पहली बार पारित होता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, तो ध्यान रखना पहली बार 20 जुलाई को देखिए पारित हो जाता है। 20 जुलाई। कब? 20 जुलाई को। 20 जुलाई देखिए 2009 को देखिए ये पास हो जाता है। किसके अंदर? राज्यसभा में। उसके बाद इसे कहां भेजा जाता है? लोकसभा में। और लोकसभा में देखिए पास हो जाता है कब? 4 अगस्त को। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं 26 अगस्त को। हस्ताक्षर। और जैसे ही राष्ट्रपति महोदय ने देखे इस पर हस्ताक्षर किए तो बिल की जगह ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अधिनियम में। कब? अधिनियम में देखिए 26 अगस्त को देखिए किस में कन्वर्ट हो गया? अधिनियम में। दोस्तों याद रखना जब अधिनियम बन जाता है उसके बाद राजपत्र या गजट में प्रकाशित किया जाता है। और गजट में जिस दिन प्रकाशित करते हैं उसकी तारीख लिखी होती है, उसके ऊपर उसके सन लिखे होते हैं। और वो जो सन लिखने का एक तरीका होता है गणराज्य वर्ष। और गणराज्य वर्ष के रूप में देखिए किसके रूप में लिखा जाता है? गणराज्य वर्ष। ये एक नया शब्द है आप लोगों के लिए। पहली बार देखिए संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 50 वाला जो वर्ष था वो पहला गणराज्य था। 1951 क्या कहलाएगा? दूसरा गणराज्य। जब ये एक्ट बनते हैं तो इन्हें क्रम से नंबर दिया जाता है। जनवरी में पहला नंबर, फिर दूसरा, तीसरा, और दिसंबर आते आते इनका क्या हो जाता है? एक क्रम हो जाता है। राष्ट्रपति महोदय साहब ने जैसे ही साइन किए उसके बाद देखिए हमारा ये बिल किस में कन्वर्ट हो गया? एक्ट में देखिए बदल गया। एक्ट में बदल गया तो उस वर्ष कौन सा गणराज्य वर्ष था? और इसे याद रखना 60वां गणराज्य वर्ष था। कौन सा था? 60वां गणराज्य वर्ष। याद रखना। अब देखिए 60वें गणराज्य में कोई एक तो अधिनियम बना नहीं, उस साल तो बहुत सारे अधिनियम बने होंगे। तो कौन से नंबर का देखिए अधिनियम संख्या था? तो मित्रों याद रखना अधिनियम संख्या उस साल की यदि देखें तो अधिनियम संख्या कौन सी थी? 35वां था ये अधिनियम संख्या। कौन सा? 35। और गणराज्य वर्ष यदि पेपर में पूछा जाए तो 60वां गणराज्य वर्ष।
और राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद ये भी लिखा जाता है इस एक्ट को कब लागू किया जाएगा। इसकी तिथि निर्धारित की गई थी 1 अप्रैल 2010 से इसे क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। कानून लागू तो हो जाता है, लेकिन कानून को लागू करने के लिए देखिए एक बनाई जाती है नियमावली। याद रखना, सबसे पहले बिल आता है, बिल पर राष्ट्रपति महोदय की मोहर लग जाती है, उसके बाद वो कानून बनता है, एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। फिर उसके बाद उस कानून को विस्तार से लागू करने के लिए बनाई जाती है रूल्स, जिसे हम कहते हैं विनियमावली या नियमावली। तो आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरटीई अधिनियम 2009 की नियमावली कब बनी, या कह दे गजट पत्र में कब प्रकाशित हुई। उसी नियमावली को मैं लेके आया हूं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार क्या है दोस्तों, यहां पर रूल्स हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, नियमावली कब बनी, 2010 को बनी। तारीख क्या थी, 8 अप्रैल 2010 से लागू हो गई ये नियमावली। कब से लागू हो जाती है, 8 अप्रैल 2010। उसके बाद देखिए ये जो कानून बना, इस कानून के अंदर 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं। 38 धाराएं और जो 7 अध्याय हैं, देखिए अपने इस कानून के अंदर ये जो कानून बना था, इसमें कितने अध्याय बताए गए हैं। अध्याय की यदि हम बात करें, विस्तार से बताऊंगा मैं, अध्याय 7। उसके अलावा इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो कितने, 38 धाराएं। इसकी जो 38वीं धारा है, उस धारा में कहा गया है ये नियमावली जो बनाई गई है भारत सरकार द्वारा, इस नियमावली के अनुसार प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्य में इस कानून को लागू करने के लिए क्या बनाएगा, नियमावली तैयार करेगा। दोस्तों याद रखना, राजस्थान ने अपनी नियमावली कब तैयार की, राजस्थान अपनी नियमावली तैयार करता है 2011 में। और 2011 में देखिए नियमावली तैयार होने के बाद फिर इसे लागू किया जाता है, 1 अप्रैल 2011 से लागू किया जाता है। तो देखिए राजस्थान, अगर पंजाब होता तो यहां लिखते पंजाब। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011। 10 में तो बनाई भारत सरकार ने, 11 ने बना दी हमारे राजस्थान ने। और राज्यपाल महोदय के देखिए साइन जो हो जाते हैं, उसी दिन से गजट पत्र में क्या होती है, प्रकाशित। 29 मार्च 2011 को राजस्थान में क्या हो जाती है, गजट पत्र में प्रकाशित। लेकिन इसे लागू करने की जो तारीख तय की गई थी वो क्या थी, 1 अप्रैल 2011। और कानून को लागू करने की तारीख क्या थी, 1 अप्रैल 2010। ये कानून को, एक्ट को लागू करने की और नियमावली को लागू करने की तिथि क्या थी, 1 अप्रैल 2011। ये 2-3 चीजें हैं, मैं एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं। देखिए आप इस चीज को देखें थोड़ा सा, तो देखिए इस तरह से 2009 क्या हुआ था भाई, 2009 में एक्ट बना, ठीक है ना। एक्ट को क्या कहते हैं हम, अधिनियम। अधिनियम याद करने की दृष्टि से बता रहा हूं। 2010 में देखिए एक्ट की जगह क्या बने, रूल्स। किसके रूल्स बने, इसको लागू करने के, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से नियमावली, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक राज्य ने अपनी अपनी नियमावली बनाई। 2011 में राजस्थान ने भी अपनी नियमावली बनाई, अर्थात रूल्स बनाए। किसने, राजस्थान ने। और राजस्थान में कब बनते हैं, 2011 भारत सरकार द्वारा बनते हैं। ये तो किसने बनाए थे, भारत में, पूरे देश के लिए। ये कहां पर बने, हमारे राजस्थान के लिए। और ये पूरे देश के लिए क्या बना, कानून बना था। देखिए ऐसे आप लोग इनको याद कर सकते हो, 2009 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ। दोस्तों इसके बाद देखिए कहानी शुरू होती है, जो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। क्या इसके सारे अध्याय बताऊँगा और इसकी सारी धाराएं पढ़ाऊँगा और विस्तार से पढ़ाऊँगा। साथ में मैं उसमें 2 चीज़ें इंक्लूड करके लाऊँगा, ध्यान रखना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते। एक तो अमेंडमेंट, संशोधन कितने हो गए, प्रत्येक धारा में क्या क्या संशोधन किए गए, वो बात।
उसे कहा जाता है अमेंडमेंट या संशोधन। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, मैं लेके आऊंगा उसके अंदर नियमावली कि कौन कौन सी धारा को लागू करने के लिए राजस्थान में क्या क्या नियम बनाए गए और कैसे इसे लागू किया जाता है। ये सारी चीज़ें दूसरे वीडियो में मैं लेके आऊँगा। हो सकता है दूसरे वीडियो में समाहित नहीं हो, इसका तीसरा वीडियो भी बनाना पड़ जाए, तो तैयार रहना उस चीज़ को समझने के लिए। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचो सर लिखवाओ बोल बोल के, चीज़ों को समझना सीखो, उसके बाद आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।